नमस्कार। सिंपली सियासत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम के बाद परशुराम की राजनीति के बारे में। उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों के भीतर राम के बाद परशुराम की राजनीति गर्म हो रही है। समाजवादी पार्टी ने पहले लखनऊ में और प्रदेश के सभी 75 जिलों में परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात की। अभी इस पर चर्चा चल ही रही थी कि इसके राजनीति के क्या मायने हैं कि मायावती भी आ गई। आज मायावती ने आके ये कह दिया कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वह समाजवादी पार्टी की मूर्ति से भी भव्य मूर्ति बनवाएंगी परशुराम की। उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, उसकी परशुराम की मूर्ति लगवाने की, उसकी राजनीति के ऊपर। बसपा ने राम मंदिर की जो पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वो खुद एक मूर्ति बनवाने की बात कर रही हैं। क्या है इसकी राजनीतिक मायने, इस पर बात करेंगे। मंदिर बनाम मूर्त की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात शुरू करते हैं। मंदिर बनाम मूर्त की पॉलिटिक्स क्या है और इसके मायने क्या है। राम मंदिर बनाम परशुराम की मूर्ति का ये राजनीतिक ड्रामा उत्तर प्रदेश में शुरुआत की इसकी सपा ने। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वह उसकी सत्ता में वापसी हो और इसके लिए तरह तरह के उसके अपने राजनीतिक उपक्रम चल रहे हैं, राजनीतिक कोशिशें चल रही हैं। इस बीच एक समाजवादी पार्टी के एक ब्राह्मण नेता ने जब ये प्रस्ताव रखा कि लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में वो परशुराम की मूर्ति बनवाने का एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को और शीर्ष नेताओं को भी ये लगने लगा कि यह भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर की पॉलिटिक्स का एक विकल्प के तौर पे उनके हाथ में एक नया मंत्र आ गया है और इसको पूरे ज़ोर शोर से उछाला जाने लगा। और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मंगल पांडे जो बलिया में जो क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे की मूर्ति लगाई जाएगी। तो मंगल पांडे और परशुराम की मूर्ति की चर्चा चल ही रही थी। कहा यह गया समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में विशाल प्रतिमा बनेगी, 108 फीट की प्रतिमा बनेगी। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने या कहिए कि मोदी जी ने जो एक बड़े जोशो खरोश के साथ जो पटेल की मूर्ति बनाई, 142 मीटर की मूर्ति बनी है वहाँ उनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के इसका 5वां हिस्सा ही ऊंचाई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा राजनीतिक लड़ाई के तौर पे इसको समाजवादी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पे इसका आकलन करने लगी है। और ऐसा लगता है जैसे परशुराम की मूर्ति बनवाने से उसको ब्राह्मण समुदाय का, ब्राह्मण समाज का एक समर्थन जो है, बड़ा समर्थन उसको हासिल हो जाएगा। और ये समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति, अपनी पॉलिटिक्स थी। लेकिन इस बीच अचानक आज इस पूरे परिदृश्य में मायावती निकल के आ गई। मायावती ने आज ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी की जो राजनीति है, राम मंदिर की राजनीति, वो गलत है। और उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। मायावती ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के लिए जो पूजा हुई है उस पूजा में अगर राष्ट्रपति को बुला लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, इससे दलित समाज में एक बेहतर संदेश जाता। समाजवादी पार्टी का सवाल भी उठाया कि समाजवादी पार्टी को अगर परशुराम की मूर्ति ही बनवानी थी तो पिछली सरकार में क्यों नहीं बनवाया। मायावती ने कहा कि चूँकि हमारी सरकार, मैंने 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है उत्तर प्रदेश में, तो मैंने हर बार समाज के जो नेता थे, जो सामाजिक जीवन में जिनका कद बहुत बड़ा रहा है, ऐसे नेताओं का सम्मान किया है और मैंने उनकी मूर्तियाँ बनवाई हैं। और आगे जब मैं सत्ता में आऊँगी तो ज़रूर मैं परशुराम की मूर्ति बनवाऊंगी और वो मूर्ति समाजवादी पार्टी की मूर्ति से भव्य होगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये है समाजवादी पार्टी और बसपा का परशुराम मूर्ति के बारे में ऐलान। अब मैं बात ये करना चाहूँगा कि ये परशुराम की मूर्ति को लेकर इतना उत्साह, इतना जोशो खरोश इन दोनों दलों में क्यों है। दरअसल परशुराम ब्राह्मणों की आस्था के प्रतीक के तौर पे देखे जाते हैं। उनके आराध्य हैं भगवान परशुराम, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अभी तक जीवित हैं और इसीलिए शायद उनके नाम से बहुत ही कम मंदिर है भारत में। और परशुराम एक ऐसे योद्धा के तौर पे जो द्रोण के गुरु, द्रोण के भी गुरु रहे हैं,
भीष्म को उन्होंने शिक्षा दी है, कर्ण के गुरु भी वही रहे हैं परशुराम। तो ये उनकी छवि है, उनके बारे में एक धारणा है। एक दरअसल उत्तर प्रदेश में 10% ब्राह्मणों का वोट जो है उस पर नज़र है इन सभी दलों की। ये 10% ब्राह्मणों का वोट कभी भी किसी भी समय में एक साथ किसी भी दल के साथ नहीं गया है। सभी दलों ने इसको अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की है और लंबे समय तक ये वोट बैंक एक तरीके से ब्राह्मणों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहा है। कांग्रेस को काफ़ी ब्राह्मणों का समर्थन मिला है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का जब पराभव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से यह लगातार अलग अलग दलों में इसका बढ़ता रहा है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 सीटों पर ब्राह्मण वोटों का बहुत खासा असर है। तो इस नाते भी ब्राह्मण वोटों का एक उत्तर प्रदेश में प्रभाव है और इस नाते भी सभी दल उसका समर्थन हासिल करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं और इस कोशिश को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इनकी ये कोशिश इसी नाते सफल हो जाएगी? क्या जातीय आधार पर आगे इन दलों को सब कुछ हासिल हो जाएगा जो ये चाहते हैं? सत्ता में वापसी चाहते हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी चाहती है, बसपा सत्ता में वापसी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और इसको हराकर ये लोग वापस आना चाहते हैं। तो क्या ये सिर्फ ब्राह्मणों का वोट लुभाने से इनका काम चल जाएगा? दरअसल ये ब्राह्मण वोट एक सपोर्टिव वोट के तौर पे पिछले कई चुनावों में बेहद असरकारी रहा और इसीलिए बसपा ने इसको महत्व दिया। बसपा ने अपने यहाँ एक सेकंड लीडरशिप जो है सतीश मिश्रा के नाम से चलती है, वहाँ पे उनको महत्व मिलता है और इस नाते बसपा को एक ब्राह्मणों का समर्थन कुछ हिस्सा उनको मिल जाता है और एक लगातार बसपा के साथ ब्राह्मणों का एक वोट जुड़ा रहा है। यह एक फैक्ट है। बसपा के बाद बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मणों को महत्व मिलता रहा है। उसी 10% में से कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने जब शुरुआत में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी तब उनके साथ जनेश्वर मिश्र भी बड़े समाजवादी चेहरे के तौर पे साथ में आए थे और जनेश्वर मिश्र बड़े समाजवादी नेता थे और उस नाते ब्राह्मणों का वोट समाजवादी पार्टी को भी मिलता रहा। ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए तो समाजवादी पार्टी ने बाद में कुछ बाहुबलियों को भी अपनी पार्टी में शामिल किया। तो ये भी एक सच्चाई है। अब एक बार हमें पीछे चलना चाहिए, कांग्रेस ने किस तरीके से ब्राह्मण समाज के साथ अपना रिश्ता बनाया था और आज क्या स्थिति है। दरअसल देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के साथ कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से लेकर सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा से लेकर नारायण दत्त त्रिपाठी तो प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो एक लंबी फेहरिस्त है जब कांग्रेस ने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश में स्थान दिया। तो इसीलिए ब्राह्मणों के साथ एक लंबा रिश्ता रहा, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बंटाधार हुआ कह सकते हैं, तो ब्राह्मणों के साथ उनका उस तरह का रिश्ता कायम नहीं रह पाया। अब आज के दिनों की बात करें तो प्रदेश में जो उसके साथ एक ब्राह्मण चेहरा है जितिन प्रसाद पिछले कुछ समय से जरूर ब्राह्मणों की चिंता में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण चेतना को लेकर एक अभियान चला रहे हैं। तो ये अब नई पॉलिटिक्स जो है सभी दलों में दिखाई दे रही है कि ब्राह्मणों को लेकर एक नई रणनीति सामने आ रही है सबकी। और एक बात और है कि ये सभी दल जो अभी विपक्ष में हैं, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सब मिलकर ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। और ख़ास तौर पे ये मसला तब उछला जब एक गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद प्रदेश की राजनीति में कुछ समय तक, कम से कम 1 हफ्ते तक ये प्रकरण भी छाया रहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बहुत ही उत्पीड़न हो रहा है और अब तक जितने मारे गए हैं ब्राह्मण, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इस रूप में एक दिखाने की कोशिश की गई, इस रूप में एक पेंट करने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि ये सभी दल ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स या जातीय आधार पर जो राजनीति करने में लग गई हैं, सबको ये लगने लगा है कि राम मंदिर के बाद राम मंदिर मसले को उछालकर भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू समाज को एकजुट कर लिया है, या कहिए कि एक मुश्त जो उसने अपना एक प्रशंसा किया, एक
अपना समर्थक या वोट बैंक के तौर पे उसने अपना एक क्रिएट करने की कोशिश की है और वो लोगों तक पहुंच के उसकी काट तलाश रहे हैं। लेकिन इन दलों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनहित के मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, वो उनको ये इग्नोर कर रहे हैं। किसी भी दल ने अभी तक कोई ऐसी कोशिश नहीं दिखाई दी कि जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है, वो राम मंदिर का मुद्दा या राम मंदिर को लेकर इतना उत्साह तो दिखा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे कोरोना काल में जिस तरीके की समस्याएं सामने आई हैं, उसको लेकर उसकी अगंभीरता या कहिए कि उसकी लापरवाही साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और अगर विपक्षी दलों को उस कमी को, भारतीय जनता पार्टी से अगर राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़नी है तो उन कमियों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन सभी दलों को ऐसा लग रहा है कि उस कमी को पकड़कर शायद वो इससे पार नहीं पा सकते हैं। और सभी विपक्षी दलों को ये लगने लगा है कि राजनीति का अब एक धार्मिक ध्रुवीकरण हो चुका है और धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए ही वह भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाएंगे। जबकि असलियत ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जिन मोर्चों पर फेल साबित हो रही है, जिन मोर्चों पर उसकी कमजोरी सामने आ रही है, उन मोर्चों पर अगर ये विपक्षी दल काम करना चाहें तो उनके लिए बेहतर अवसर है। जैसे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा समस्या जो है इस वक्त आई है कि अर्थव्यवस्था की मंदी जो है शुरू हो जाएगी और ये लंबे समय तक हमारा आपका सबका पीछा करेगी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं या इससे कैसे पार पा सकते हैं, जो आने वाली चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो अर्थव्यवस्था के अलावा दूसरा जो विषय है जो विपक्षी दल जिस पर काम कर सकते थे, वह है कोरोना की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमजोरी दिखाई दी है। अब आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की एक बड़ी चुनौती रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त की जा सकती है, उसके लिए किस तरीके से भविष्य में हम रोड मैप बना सकते हैं, इसको लेकर अगर बात करें विपक्षी दल तो शायद जनता का उनको समर्थन मिल सकता है और उस सभी समुदाय का समर्थन मिल सकता है, लेकिन शायद उस ओर जाना नहीं चाह रहे हैं और विपक्षी दलों को लगता है वह मुद्दा उनके लिए ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। इसी तरीके से शिक्षा एक बहुत बड़ा मसला है। अभी तो बीजेपी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति की घोषणा भी की है। अब उस घोषणा में विपक्षी दल अपना योगदान दे सकते हैं कि उसमें और क्या इनपुट किस तरह का हो सकता है या क्या कमी रह गई है जिसको लेकर वो आए लोगों के बीच में बताएं। अभी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से चरमरा गई है, जिस तरह से शिक्षा में कमियां सामने आ रही हैं, क्या नई शिक्षा नीति के तहत जो भी प्लान किया गया है और इसको कैसे अधिकृत रूप से इस पूरी योजना को लागू किया जाए। नई शिक्षा नीति अभी कोई प्लानिंग के रूप में नहीं है, एक नीति एक ड्राफ्ट के रूप में है, यह कानून के रूप में हमारे सामने नहीं है, या इसको अक्षरशः लागू करने की अभी सरकार ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी है, एक रोड मैप है जिस पर सरकार चल सकती है, लेकिन उसने कोई अपनी जवाबदेही तय नहीं की है, अपनी कोई इससे अपने आप को संवैधानिक रूप से बांधा नहीं है। तो विपक्षी दल चाहें तो इसको मुद्दा बनाकर उनको घेर सकते हैं, उनको उस रास्ते पर ला सकते हैं, उनके लिए उसको बाध्य कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो योजना में हैं या नई ये चीज़ और शामिल किया जाना चाहिए। तो विपक्षी दल आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं राजनीति का, लेकिन ऐसा लगता है कि यह रास्ता उसको ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। और हमें नहीं लगता है, या बहुत सारे आज राजनीतिक विश्लेषकों को इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये राम मंदिर का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा देश के सामने रखा है, या जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर उत्साह बनाया है और जिस तरीके से राम मंदिर का भूमि पूजन के बाद राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसको लेकर एक श्रेय लेने की कोशिश भी करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो उस कोशिश का इस तरह से मुकाबला वो परशुराम और इस तरह के मुद्दों से कर पाएंगे। यानी कि और आखिर में एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आपको भी लगता है कि विपक्षी दलों के सामने इस तरह के मुद्दे होने चाहिए या विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए, वो मुद्दे क्या हैं, क्या हो सकते हैं, उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि एक अच्छा राजनीतिक विमर्श पैदा किया जा सके। सिंपली सियासत की कोशिश यही है। आप हमारी कोशिश के साथ खड़े हैं तो हमें आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारा बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। शुक्रिया।